डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, खास मुलाकात लेकर मैं राधिका चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग आपके चुने हुए नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, आपके उन सवालों के जवाब लेने के लिए जिन सवालों को लेकर आपने उनको चुना है। तो आज ऐसे में उत्तर प्रदेश में हूं, प्रयागराज में हूं। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाएंगे। आप देखिए, 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब लोकसभा सांसद प्रवीण पटेल जी आज हमारे साथ है। सर, फूलपुर से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। अगर मैं इतिहास के पन्नों को एक बार पढ़ूं तो रेलवे कनेक्टिविटी भी सबसे पहले जो है इलाहाबाद प्रयागराज से ही शुरू हुई थी, लेकिन आज यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि हर कोई प्रयागराज आकर एक डुबकी लगा पाए। तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, किस तरह से जो है रेलवे कनेक्टिविटी जो है घर घर तक पहुँचाई जा रही है ताकि आम जनता, आम किसान, आम नागरिक यहाँ तक पहुँच पाए? देखिए, इसमें भी हम आपको इतिहास से जोड़ना चाहते हैं कि देश की पहली रेल जो चली वो इलाहाबाद से कानपुर तक चली। यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रयागराज के लिए गौरवशाली, हम इस बात को कहेंगे, रेलवे के क्षेत्र में। और इस बात को भी कहना चाहते हैं कि जहाँ से देश में पहली रेल चली हो, इसको तो वर्ल्ड क्लास पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इसकी भी शुरुआत, इसकी भी सोच अगर किसी सरकार के दृष्टि में आई तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने प्रयागराज स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का उन्होंने शुरुआत किया। उसका फंड आया, लगभग 80% काम भी पूरे हो गए हैं। यहाँ पर रेलवे के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगी तो यहाँ जो नव स्टेशन है उसका आमूलचूल परिवर्तन किया गया। यहाँ पर लोगों की सुविधाएं बढ़ाई गई। यहाँ पर खासकर कुंभ में 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर प्रयागराज आ रहा है, कुंभ आ रहा है, तो इसको किसी तरीके से कोई परेशानी न हो, इसलिए देश के हर हिस्से से प्रयागराज को कनेक्ट कर दिया गया है। रेलवे के क्षेत्र में भी खासकर पिछले 10 सालों में प्रयागराज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कई ऐसे स्टेशन हैं जिनको आधुनिक स्टेशन बनाने का दर्जा मिला, उस पर काम चल रहा है। हमारा सूबेदारगंज नया एक स्टेशन बनकर तैयार हुआ। हमारे झूंसी स्टेशन को भी विस्तारीकरण दिया गया। प्रयागराज जंक्शन को वर्ल्ड क्लास का दर्जा दिया गया और उस पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है। प्रयाग स्टेशन, रामबाग, अगर कहा जाए तो प्रयागराज में जितने भी स्टेशन हैं उसको आधुनिक बनाने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। और आज प्रयागराज देश के हर हिस्सों से जुड़ चुका है, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। जी देखिए, हवाई यात्रा की बात हो गई, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो गई, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, तमाम हमने बातें की। लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, वो है महिलाओं के लिए बात। क्योंकि अगर हमारी महिलाएं जो है, जो हमारी गृहिणी हैं, अगर वो आत्मनिर्भर हो जाती हैं, सक्षम हो जाती हैं, तो हमारे देश को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को आपने कहा कि 4 हिस्सों से हमने जोड़ दिया है, महिलाओं को कितने हिस्सों से जोड़ा आपने? देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, क्रांतिकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। आज हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। उन समूहों से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार ने एक योजना चलाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ODOP, एक जिला एक प्रोडक्ट। जिस जिले का जो प्रोडक्ट हो उसको कैसे विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको आगे ले जाया जाए, उसके अंतर्गत भी। और उसके अलावा
सरकार ने खासकर महिलाओं के ऐसे ग्रुप्स को अनुदान देकर, उनको बैंक से जोड़कर, उनको अपना रोजगार कैसे शुरू कर सके, इसके लिए तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाने का काम किया है। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर हमारे क्षेत्र में महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही हैं। उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, आत्मबल पैदा हुआ है, और महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाकर समाज के हर हिस्से में आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर इसको, इन योजनाओं को लागू करने का श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जी देखिए, अब डबल इंजन की बात कर लेते हैं, डबल इंजन सरकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है, और ऐसे में डबल इंजन की सरकार होने का फ़ायदा भी कुछ ज़्यादा मिला है इस बार जनता को भी और यहाँ पर जो आ रहे हैं उन लोगों को भी। जो पिछले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रयागराज आ रहा है, उसके लिए ये प्रयागराज एक नया प्रयागराज है। अच्छा, जैसे कि क्या क्या कुछ नया? जैसे पहले यहाँ से अगर आपको वाराणसी जाना है तो 1 लेन की सड़क थी, आपको अयोध्या जाना है तो 1 लेन की सड़क थी, आपको लखनऊ जाना है तो 1 लेन की सड़क थी, आपको मध्य प्रदेश जाना है तो 1 लेन की सड़क थी। सरकार ने जो है सारे, चाहे हमारा वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, इसको 4 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी, जो मेरठ से चलकर अपने प्रयागराज तक उसकी कनेक्टिविटी हुई है। सीधे सीधे आप दिल्ली से चलिए, मेरठ से होते हुए सीधे प्रयागराज को आ जाइए। यहाँ पर प्रयागराज में इनर रिंग रोड का फर्स्ट फेज का काम हुआ है, जो हमारे क्षेत्र में ही हुआ है। फर्स्ट फेज लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है। इससे शहर का जो विस्तार हो रहा है उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे यहाँ फाफा मऊ से बेली तक एक आधुनिक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम हुआ है 2000 करोड़ रुपए से। हमारे यहाँ रिंग रोड के अंतर्गत जो है एक और भी पुल का निर्माण चल रहा है, जो कि जमुना पार और गंगा पार को कनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर कई कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो जहाँ पर पिछली सरकारों ने इन सब चीज़ों को पर कहा जाए तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, इसको इग्नोर करने का भी काम किया। अगर कहा जाए तो पूरे प्रयाग में चाहे कनेक्टिविटी के लिहाज से जाना देखा जाए, चाहे पौराणिक लिहाज से देखा जाए, चाहे सांस्कृतिक लिहाज से देखा जाए, चाहे आधुनिक सड़कों के लिहाज से देखा जाए, चाहे पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो प्रयागराज में पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं उसकी अगर तुलना करेंगे तो शायद वो 50-60 साल के जो काम हैं वह बहुत छोटे आपको दिखाई पड़ेंगे। जी, बहुत सारी बातें करेंगे, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है आपका ही मजा। आइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रवीण पटेल जी से कि किस तरह से विकास जो है प्रयागराज में और जनता तक पहुंच रहा है, क्योंकि महाकुंभ हो रहा है 2025 में और इस महाकुंभ में किस तरह की तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही है। वाकई में महाकुंभ में महान व्यवस्था है, महान कार्य देखे गए हैं, मैं उसको एग्री करती हूँ क्योंकि मैं देख कर आई हूँ। लेकिन क्या अपने काम गिनवाने के लिए आज आप जितने काम गिनवा रहे हो, पिछली सरकार पर जब हम उंगली उठाते हैं, जिस सरकार में पिताजी रहे, मुश्किल नहीं होता? ये थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज जो देश का युवा है वो चाहता है कि हमारे देश को विकसित देश अब तक बन जाना चाहिए था। इसलिए कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे देश आज़ाद हुए दुनिया में, लेकिन आज विकसित देश की श्रेणी में है। आज हमारा देश कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां रही होंगी, तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे होंगे, तमाम सरकार की जो पॉलिसी बनाई गई रही होगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी, जिसके कारण जो चुनौतियां हम लोग को पार कर लेनी चाहिए थी आज से 15-20 साल पहले, वह अभी तक माननीय मोदी जी की सरकार में उसको करना पड़ रहा है। जो बड़े फैसले ले लेने चाहिए थे वो फैसले शायद उस समय नहीं ले पाए लोग। तो सारा कुछ निर्भर करता है लीडरशिप पर। इसलिए कि जब कोई लीडर और जब दूरदृष्टि जिनकी हो, ऐसे दृष्टा हो, तो निश्चित रूप से आज दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना इसीलिए होती है कि वह जो भी फैसले लेते हैं देश हित में लेते हैं। कड़े भी फैसले लेना होता है तो वो कोई हिचकते नहीं है, कोई वोट बैंक की राजनीति को नहीं देखते। तो निश्चित रूप से आज समय की मांग है और समय के पहले ये सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। तो निश्चित रूप से इस बात को हम कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं पुरानी जो सरकारें रही हैं उनकी नीतियों में, उनके कार्यक्रमों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी रही होगी। जी। 2025 आप इस बात की साक्षी भी हैं कि जिस तरीके में से लोगों में उत्साह है, उत्सुकता है, जो आस्था है, जिस तरीके से लोग प्रयाग आना चाहते हैं। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट कमेटी की कुछ बैठकें थीं, कोच्चि में थी, चेन्नई में थी, हैदराबाद में थी, कोलकाता में थी। वहाँ भी जब हम गए तो वहाँ जब लोगों से भेंट हुई तो लोगों ने यही कहा कि भाई हम भी प्रयाग आ रहे हैं, हम भी प्रयाग आ रहे हैं। यहाँ पर इस बार ऐसा अनुमान है कि 40 से 50 करोड़ लोग इस पूरे कुंभ मेला के समय में लोग आने की संभावना है। लगभग आज तक का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आप इस बात को समझ सकती हैं कि भाई 40 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था होनी है, उनके लिए दूध और तमाम चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए तमाम ऐसे अगर कहा जाए तो हमारा जो किसान है जो अनाज का उत्पादन कर रहा है, हमारा जो किसान है जो सब्जी का उत्पादन कर रहा है, हमारा जो किसान है पशुपालन के माध्यम से दूध की सप्लाई कर रहा है, हमारा जो किसान है जिसके पास तमाम कुंभ के अंतर्गत तमाम ऐसे काम हैं जिसको इनको एक तरीके से रोजगार का भी अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस बात को कहना चाहेंगे कि ये कुंभ एक तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ाने में बड़ी सहायक होगी। अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप इस बात को देख सकती हैं कि इसका खासकर प्रयागराज नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आर्थिक रूप से काफ़ी पॉजिटिव असर जो है जाएगा। और ख़ासकर हमारे प्रयाग में और ख़ासकर हमारे फूलपुर क्षेत्र में, चूँकि ये कुंभ मेला हमारे क्षेत्र में ही लगता है, तो यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ हो रहा है। यहाँ के हमारे जो नौजवान हैं उनको भी स्वरोजगार के माध्यम से तमाम ऐसे रोजगार के चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और ख़ासकर कुंभ मेले के समय में अलग अलग क्षेत्रों में
मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के कुशल कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, तमाम अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तमाम जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आज अगर आप देखिए तो आपको 1 लीटर दूध भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि किसानों को ये लगे कि भाई जो है हम पशुपालन कर रहे हैं तो दूध का हम क्या करें, सस्ते में बिक रहा है, क्या हो रहा है। आज सब्जियों की खपत इतनी ज़्यादा है कि प्रयागराज नहीं बल्कि अगल बगल ज़िलों से सब्जियों को लाना पड़ रहा है। आज फूलों की खपत इतनी है कि हमारा जो किसान फूलों का खेती कर रहा है वह अगल बगल ज़िलों से यहाँ पर फूल आ रहे हैं, मतलब कमी पड़ रही है। हमारा कहने का जो मकसद है, जो अनाज है, एक तरीके से कहा जाए तो किसान इस कुंभ से समृद्धशाली होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की उन्नति होगी और स्वाभाविक है कि ये कुंभ सबको एक तरीके से कहा जाए तो ईश्वर खासकर प्रयागराज में जो समुद्र मंथन हुआ था और अमृत की बूंद यहाँ गिरी थी, उसका लाभ यहाँ के किसानों को भी मिलेगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि किसान इससे जुड़ेंगे और किसानों पर भारी असर पड़ने वाला है, चाहे वो आमदनी को लेकर हो। ऐसे में जो फूलों की खेती करते हैं या जो सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर में जो किसान है, जो अनाज उगाता है, मतलब सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आसपास के तमाम किसान जो है सीधा सीधा महाकुंभ से जुड़ने वाले हैं। चलिए, तमाम बातों के बाद में अगर पूछे प्रवीण पटेल जी, आने वाले समय का क्या रोड मैप है प्रयागराज को लेकर? आने वाले समय में क्या रोड मैप आपने तैयार किया है जनता के लिए, किसानों के लिए, कि कौन से काम जो है बाकी रह गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि 5वीं बार भी विचार बना रहे हैं आप। अब ऐसा है कि सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी कल ही यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और प्रयागराज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने कई बड़े ऐसे घोषणाएं की है जिसका दूरगामी असर इस प्रयागराज पर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र का जो सलोरी से लेके हेतापट्टी पुल की मांग लगातार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि शास्त्री पुल जो वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने का काम करता है, अब आबादी को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए अभी और भी पुलों की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हमारे यहाँ एक पुल की घोषणा की है, वह अगले 3 साल 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा भी 3 पुलों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। खासकर प्रयागराज और चित्रकूट को एक सर्किट बनाकर यहाँ को जैसे एनसीआर के तर्ज पर जैसे नोएडा का गठन हुआ है, इस तरीके से हमारा चित्रकूट और प्रयागराज भी यहाँ पर तमाम औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़े, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, इसके लिए भी सरकार काफ़ी निवेश करने जा रही है। और आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि कुंभ में काफ़ी बड़े काम हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 200 बेड की एक अस्पताल की घोषणा की है, लेकिन हम लोगों की जो तैयारी है या जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रयागराज में जल्दी से जल्दी एक एम्स की स्थापना हो जाए जी। इसलिए कि प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है अगर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश, सतना, रीवा, सीधी पूरा जो एरिया है वहाँ भी ज़रूरत है अच्छे अस्पताल की। वहाँ से लोग यहाँ पर प्रयागराज आते हैं ट्रेन के लिए, हवाई जहाज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इधर अगर आप देखिए तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से लेके पूरा जो इलाका है, इधर बिहार और वाराणसी से लेते हुए पूरा एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो कई राज्यों को भी, हमारे बिहार को भी, मध्य प्रदेश को भी कवर कर रहा है। तो प्रयागराज चूँकि हर 6 साल पर यहाँ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता ही रहेगा और इस बार 40 करोड़ आ रहे हैं तो अगले 6 साल बाद संख्या बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक एम्स की ज़रूरत है। हमारा प्रयास है, पार्लियामेंट में भी हमने इस बात की मांग रखी है कि प्रयागराज में जल्द जल्दी एक एम्स जैसे अस्पताल की शुरुआत हो जाए तो प्रयागराज का संपूर्ण विकास करने में हम लोग को थोड़ी सी सहायता मिलेगी। तो
उसके अलावा मेरा प्रयास है कि उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयागराज अपने फूलपुर में कुछ न कुछ हम लोग काम कर सके, इसलिए कि सड़कों का विस्तार हो रहा है और भी विस्तार होगा। उसके प्रोजेक्ट हम लोग कई तैयार कर रहे हैं, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा ऐसा प्रयास है कि एक तो किसान का, हमारी सोच है कि किसान आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़े, कुछ एक मॉडल की तरह बनाया जाए जिससे लोगों को सीखने का, समझने का एक अवसर मिले कि यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं, धीरे धीरे पूरे देश में इस बात को हम लोग देखते हैं कि तमाम ऐसे नौजवान हैं वो कृषि के क्षेत्र में उनकी पसंदगी कम रहती है, लेकिन जब आधुनिक खेती से जुड़ेंगे, जब उनकी आमदनी बढ़ेगी, आय का जरिया बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी कृषि के क्षेत्र में जाने की उत्सुकता रहेगी। तो आधुनिक खेती की तरफ अपने फूलपुर में हमारा ये प्रयास है कि एक फूड पार्क की स्थापना, जिससे कि यहाँ पर अगर कोई सब्जी उगा रहा है या कह लीजिए कि दूध का उत्पादन कर रहा है या और भी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, तो बाज़ार तक कैसे पहुँच पाए, वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित कैसे हो पाए, उसके लिए भी यहाँ पर अगर कोई व्यवस्था हम लोग करवा पाएंगे तो निश्चित रूप से इसका किसानों को लाभ मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में भी हमारा प्रयास है कि कुछ बड़े उद्योग यहाँ पर आए जिससे लोगों को रोजगार के और भी अवसर उपलब्ध हो सके, ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल प्रवीण पटेल जी, आपका रोड मैप काफ़ी लंबा है और मुझे लगता है जितना वक्त आपके पास बचा है उस वक्त में आप अपने इस सपने को और इन मुद्दों को पूरा कर पाए, हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। प्रयागराज देखिए एक शब्द नहीं है, महज एक जगह नहीं है, ये राजाओं की धरती है, ये देवताओं की धरती है, और जहाँ पूरा हिंदुस्तान नहीं, आज तो मैं कहती हूँ कि भारत के बाहर से लोग भी प्रयागराज में डुबकी लगाने आते हैं। आज उसी प्रयागराज से आपके सामने तमाम मुद्दे और तमाम सवाल थे जिसे जनता चाहती है कि वो पूरे हो, और जिस विकास को आज हम देखना चाहते हैं उस पर बात कर रहे थे। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। अतिरिक्त मुनाफा, भरपूर पैदावार और समृद्ध कृषि प्रणाली, क्या ये एक सपना है? अथाह परिश्रम, निरंतर गतिशीलता और अटूट धैर्य, क्या ये सच है? खेतों में लहराते तरह तरह के फल और सूखे मेवे एक मिसाल हैं इस परिश्रम और गतिशीलता के। गुजरात की इस महिला किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को आज ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जो एक सपना सा लगता है। खुली आंखों से देखे हर सपने को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। आज ऑर्गेनिक खेती का हर सपना जिनकी पहुंच से परे नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत उड़ान के गवाह बनते हैं। मिलते हैं दीप्ति जानी से। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 16 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश से किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली इस वक्त हमारी मौजूदगी रोइंग में है और आज किसान यात्रा में तमाम किसानों से यहां के बात करेंगे, समझेंगे ऑयल पाम से हमारे किसानों की कितनी जिंदगी बदल रही है। मैंने 2017 में पाम ऑयल का खेती किया, बहुत ही आमदनी हुआ और बहुत अच्छा लगा है। मैं भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके थ्रू ही इतने इंटेंसिवली इसको परस्यू किया गया। मैं ऑयल पम्प प्लान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये प्लान जो है
एक अलग सा है जो कि आपको बढ़िया से आपको आमदनी देंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश से कार्यक्रम किसान यात्रा 18 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुणे प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश से किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली इस वक्त हमारी मौजूदगी रोइंग में है और आज किसान यात्रा में तमाम किसानों से यहां के बात करेंगे, समझेंगे ऑयल पाम से हमारे किसानों की कितनी जिंदगी बदल रही है। मैंने 2017 में पाम ऑयल का खेती किया, बहुत ही आमदनी हुआ और बहुत अच्छा लगा है। मैं भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके थ्रू ही इतने इंटेंसिवली इसको परस्यू किया गया। मैं ऑयल पम्प प्लान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये प्लान जो है एक अलग सा है जो कि आपको बढ़िया से आपको आमदनी देंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश से कार्यक्रम किसान यात्रा 18 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुणे प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ये गाड़ी भी मनोज से ही ले रहा है ना? किसकी है? सुरेखा दीवान की। लेकिन सुरेखा का तो मेरी बहू सुरेखा का कत्ल हुआ है और कातिल और कोई नहीं, मेरा खुद का बेटा वसंत जी है। FIR लिखी है। अरे ये वही गाड़ी है जिसके अंदर कल रात को मैंने भूत देखा था। आत्माएं हमारे आसपास होती हैं, वो हमें तभी दिखाई देती हैं जब वो चाहती हैं। मैम, आपने बताया नहीं मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूं? सुरेखा दीवान मेरी बहू का नाम है। उसे गुजरे हुए 1 साल भी नहीं गुजरा है। मरने के बाद ये शांति पूजा ना हो तो मरने वाले की आत्मा भटकती है। मैं सुरेखा दीवान की आत्मा से मिला था। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है मुझे। सच क्या है ये तो मैं किसी भी कीमत पर जानकर रहूंगा। देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, रात 11:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।